आज हम लोग इस डिस्कशन पे बीएससी सेकेंड ईयर से ऊष्मीय साम्यकी और उपगमन एन अप्रोच टू थर्मल इक्विलिब्रियम या इसको बीटा प्राचल या फिर द बीटा पैरामीटर कहते हैं। इस डिस्कशन पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको ध्यान देना है कि आप लोग यहाँ पे दो निकाय लेंगे, बड़े निकाय लेंगे, निकाय एक और निकाय दो, और दोनों एक दूसरे से थर्मल कांटेक्ट में होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़े निकाय कहने का क्या मतलब है। बड़ा निकाय इसलिए कह रहा हूं मैं ताकि डिस्कशन या इसको स्टडी करना आसान हो जाएगा। निकाय अगर छोटा लेंगे आप तो उसके जो पार्टिकल है और एनर्जी का ट्रांसफर इतना फास्ट होगा कि वो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए सिस्टम बड़ा लीजिए। और दोनों एक दूसरे से थर्मल कांटेक्ट में है, और इस तरीके से थर्मल कांटेक्ट में है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उनकी एनर्जी और पार्टिकल आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, इन दोनों के बीच ट्रांसफर करवाना है, किसी और के बीच में नहीं। इसलिए इन दोनों सिस्टम को किसी इंसुलेटिंग वॉल के थ्रू पैक कर दीजिए ताकि बाहर से या किसी अदर सिस्टम में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर ना कर सके। अब हम ये कहते हैं कि आपका सिस्टम 1 है, उसकी एनर्जी E1 और वॉल्यूम V1 है, और सिस्टम 2 है, उसकी एनर्जी E2 और वॉल्यूम V2 है। तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम कितना होगा? टोटल एनर्जी इन दोनों सिस्टम का E इक्वस टू E1 प्लस ये E इक्वस टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब हमें क्या पता करना है? हमें इक्विलिब्रियम स्टेट में यानी कि साम्यावस्था में निकायों के बीच ऊर्जा का वितरण ज्ञात करना है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है व्हेन बोथ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अब चूंकि दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हम लोगों को कुछ कंडीशन, कुछ प्रतिबंध के अंतर्गत हम लोग इस कैलकुलेशन को करेंगे। मतलब हम लोग अधिकतम प्रायिकता की शर्त ज्ञात करना चाहते हैं। तो जैसे कि क्लास डिस्कशन में हमने कहा था कि पूर्व प्रायिकता या समानता की परिकल्पना के हिसाब से आप जानते हैं कि निकाय एक की ऊर्जा E1 होने की प्रायिकता, क्योंकि एक और दोनों सिस्टम एक दूसरे से कांटेक्ट में है तो अपनी एनर्जी वो E1 बना के रखे, इसकी अगर प्रायिकता निकालेंगे आप तो PE1 इक्वल टू नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स होंगे। चूंकि जो ये स्थूल अवस्थाएं हैं, मैक्रो स्टेट्स हैं, उनकी संख्या नियत है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो PE1 होगा वो नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी यानी कि WE1, इसको W1E1 कर देता हूं मैं। मतलब सिस्टम 1 के एनर्जी E1 होने की उष्मा गति की प्रायिकता, तो ये जो PE1 होगा वो W1E1 के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। PE1 इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। यहां से अगर इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल के बारे में देखें आप, तो ये PE1 प्रोपोर्शनल टू WE1 हुआ, और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाने के लिए यहां एक काम कीजिए, आप एक कांस्टेंट ले लीजिए C1। तो PE1 इक्वल टू C1 W1E1। क्लियर है बात यहां तक? ये इक्वेशन कैसे बना होगा? E1 होने की प्रायिकता, तो मैक्रो स्टेट कितने होते हैं टोटल, और दूसरा थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को आपने W से दिखाया था, इसलिए यहाँ पे ये जो प्रायिकता होगी वो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के अनुक्रमानुपाती होगा। इसको भी हमने डिस्कस किया था, तो ये आया। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ निकाय एक और दो एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में है, अतः दोनों निकाय मिलकर के एक इक्विवेलेंट निकाय बनाएंगे। मतलब दोनों एक दूसरे से मिल गए, और मिलने के बाद जो कंपाउंड
सिस्टम बना है, मतलब 1 और 2 दोनों मिलकर के जो बने हैं, उनका अगर हम लोग एक काम करें कि उनका संयुक्त रूप से एक साथ निकाय 1 की ऊर्जा E1 और निकाय 2 की ऊर्जा E2 होने की प्रायिकता अगर पता करना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जैसे आपने PE1 निकाला है वैसी PE2 निकाल लीजिए। इसी तरीके से सिस्टम 2 के लिए निकाल लिया। अब दोनों मिलकर के एक ही हो गए हैं तो कुल प्रायिकता मतलब PE1 E2 अगर निकालें तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, मतलब PE1 का जो निकला है और PE2 की जो प्रायिकता होगी उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब उस संयुक्त निकाय की प्रायिकता हो जाएगी ऊर्जा E1 और E2 होने की। अब PE1 की वैल्यू रख देते हैं और PE2 की, देखिए E1 की वैल्यू C1W1 E1 और C2W2 E2, और इन दोनों को अगर प्रोडक्ट निकाल दें तो ये बनेगा C1 C2 W1 E1 और ये W2 E2 कर दीजिए, इसको W2 E2, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसके दोनों साइड लॉगरिथम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग लेंगे तो log E1 E2 इक्वल्स टू log ऑफ C1 C2 W1 E1 W2 E2, और log अगर मल्टीप्लाई में लेते हैं तो इन सब को ऐड करना पड़ता है, तो log E1 E2 इक्वल्स टू log C1 प्लस log C2 प्लस log W1 E1 प्लस log W2 E2, ठीक है ना। अब यहाँ जो लॉग लिए हैं दोनों साइड में, अगर इसको अंदर ले जाएंगे तो ये सब के सब मल्टीप्लाई में है, तो log C1 प्लस log C2 प्लस log W1 E1 प्लस log W2 E2 आ जाएगा। अब यहाँ ये जो कांस्टेंट लिए हैं आप C1 और C2, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दोनों निकाय एक दूसरे से साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक। अब चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो इसके लिए हम लोग स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्था अधिकतम होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं या अधिकतम होने की कंडीशन पता करते हैं। तो P E1 E2 ये अधिकतम होगी, तो प्रायिकता सिद्धांत से आप लोग क्या जानते हैं, प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार से निकाय की साम्यावस्था के लिए यह उस अवस्था में रहता है जिसके लिए स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्था अधिकतम होता है। ये हम लोगों ने सांख्यिकी यांत्रिकी के सिद्धांत पे एक पोस्टुलेट के रूप में इस पर डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था कि निकाय की साम्यावस्था के लिए यह उस अवस्था में रहता है जिसके लिए स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्था अधिकतम होता है, ठीक। तो क्या करें अब एक काम कर दीजिए, ये जो इक्वेशन बना है ना इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर देंगे, ये मैक्सिमा का कंडीशन हो गया। अधिकतम स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्था अधिकतम होनी चाहिए, तो डी बाई डी E1 log P E1 E2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का 0, इस कांस्टेंट का 0 और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आपके पास ये आएगा। देखिए डी बाई डी E1 log C1 प्लस डी बाई डी E1 log C2 प्लस डी बाई डी E1 log W1 E1 प्लस डी बाई डी E1 log W2 E2, ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इनका 0, इनका 0, यहाँ E1 आ रहा है जबकि E2 लेना था, तो एक काम करें क्या, एक काम करें क्या, यहाँ डी बाई डी E2 और इंटू डी E2 बाई डी E1 कर दीजिए। क्लियर है बात। अब ये रिलेशन आपके पास है, क्या रिलेशन है, डी बाई डी E1 log W1 E1 प्लस डी बाई डी E2 log W2 E2 डी E2 बाई डी E1 इक्वल टू 0। चूंकि आप पहले से जानते हैं कि E इक्वल टू E1 प्लस E2 था, ठीक है, और E कांस्टेंट है। जब सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों में कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने अपने एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया, टोटल एनर्जी E था, अब वो चेंज नहीं होगा क्योंकि आप बाहरी सराउंडिंग से उनकी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करवा रहे हैं, तो E को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 होगा।
एक काम करते हैं, इसको E1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा 0, इसका 0, DE1 बाई इसका 1 हो जाएगा और प्लस DE2 बाई DE1। तो DE2 बाई DE1 की वैल्यू कितना -1। ये जो DE2 बाई DE1 की वैल्यू -1 है उसको अगर यहां रख दें तो ये देखिए -1 हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा DE1 log W1 E1 माइनस DE2 log W2 E2। इस वैल्यू को इस इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको ये मिला। ट्रांसफर कर दीजिए इसको, तो क्या आएगा D बाई DE1 log W1 E1 इक्वल टू D बाई DE2 log W2 E2 आ गया। इसका मतलब आपने ये कहा कि ऊष्मीय संपर्क में दो निकायों 1 तथा 2 के बीच साम्यावस्था के लिए ये आवश्यक प्रतिबंध है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊष्मीय संपर्क में दो निकायों के बीच साम्यावस्था के लिए फलन डेल बाई डेल ई लॉग डब्ल्यू ई समान होने चाहिए। एक स्टेटमेंट और लिख लिया आपने, क्या लिखा, क्या लिखा, ऊष्मीय संपर्क में दो निकायों के बीच साम्यावस्था के लिए फलन देखिए मैं E1 E2 या W1 W2 नहीं बोल रहा हूं, सीधा सीधा एक इक्वेशन बोल रहा हूं कि D बाई डी ई लॉग डब्ल्यू ई समान होने चाहिए और इस फलन को ही यानी कि D बाई डी ई लॉग डब्ल्यू ए ई को बीटा बोलेंगे। तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, बीटा 1, और इसको क्या बोल दूंगा, बीटा 2। ठीक, बीटा 1 और बीटा 2। अब अगर मैं बीटा 1 निकालूं, देखिए बीटा 1 कितना बोला आपने, D बाई डी ई वन लॉग W1 E1। लॉग को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 1 बाई W1 E1 और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब DW1 E1 बाई DE1। सिमिलरली अगर मैं बीटा E2 पूछूं आपसे तो आप बोलेंगे उसका रिजल्ट ये आने वाला है। यहां ध्यान दीजिए, इस लाइन पे मैं कुछ ट्रिक लगाने वाला हूं, मैं कुछ चीजें कहने वाला हूं, तो उस पर फोकस कीजिएगा आप। तो अगर मैं बीटा की वैल्यू पूछूं इसके हिसाब से तो आप बोलेंगे कांस्टेंट बाई एनर्जी है, ये तो कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट है, ठीक, ये कांस्टेंट है डिवाइडेड बाई एनर्जी आ रहा है। बीटा की वैल्यू कांस्टेंट बाई एनर्जी है, या आप कह सकते हैं बीटा इक्वल टू एनर्जी -1। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि log डब्ल्यू ई एक कांस्टेंट ले लीजिएगा। ये स्पेलिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, इसको पी मत रखिए, ये CON रखिएगा, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि बीटा की जो वैल्यू है एनर्जी इनवर्स के बराबर है। एनर्जी इनवर्स कहने का मतलब क्या, एनर्जी कहने का मतलब क्या, जूल, यहां एनर्जी कहने का मतलब जूल। तो बीटा की वैल्यू आप ऐसा कीजिए, ये ले लीजिए 1 बाई के टी। क्यों लिया के टी, के ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका यूनिट, इसका जो डायमेंशन होता है जे बाई के, या इसका यूनिट जूल पर केल्विन होता है और टेम्परेचर का केल्विन होगा। तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, जे बाई के इंटू के, तो केल्विन केल्विन कटा, तो 1 बाई के टी अपने आप में एक एनर्जी है। इसलिए आपके पास आएगा बीटा इक्वल टू 1 बाई जूल, या बीटा की वैल्यू 1 बाई के टी लेंगे आप। ठीक है, इसका मतलब साम्यावस्था के लिए अगर मैं बीटा 1 पूछूं आपसे तो कितना बोलेंगे 1 बाई के टी 1, और बीटा 2 कितना होगा 1 बाई के टी 2। दोनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा T1 इक्वल टू T2 आएगा। अगर मैं बीटा E1 पूछूंगा तो ये बताएंगे बीटा E2 इतना होगा और दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब T1 इक्वल टू T2 आएगा। ठीक, और यही एक कंडीशन है कि साम्यावस्था में दो निकायों का ताप समान होता है। क्लियर है, बीटा की वैल्यू कैसे निकला उसको देख लीजिए, एक रिवीजन कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको इसी के थ्रू मतलब बीटा की जो वैल्यू 1 बाई के टी लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ एक डाउट हो सकता है आपको कि क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए आपने बीटा की वैल्यू ऑलरेडी इतना लिया हुआ है,
log W1 E1, तो ये एनर्जी पे डिपेंडेंट होगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो एनर्जी डिपेंडेंट होता है। सो बीटा इज कांस्टेंट बाय एनर्जी, और एनर्जी कहने का मतलब जूल होता है, और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर को मिला देंगे तो ये भी एनर्जी बनता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। ठीक, दो कंडीशन मैंने बताया, दोनों के लिए आपको याद होना चाहिए कि एक डेल डी बाई डी ई लॉग डब्ल्यू ई यानी कि बीटा बराबर होने चाहिए दो निकायों का, तब वो साम्यावस्था में होंगे, और इसके हिसाब से आपने कहा कि टेम्परेचर समान होने चाहिए, तब जाके दो निकाय साम्यावस्था में हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको शायद अच्छे समझ में आ गया हो, एक बार रिवाइज कीजिए, समझिए और फिर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।